हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कांग्रेस जो है वो बहुत एप्लीकेशंस दे देकर और आवेदन करके, निवेदन करके, एक तरीके से होता है कि बड़े प्यार से ब्रिटिशर्स से ये डिमांड करती थी कि हमें भी हमारे हक दिए जाए और हमें भी शासन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको हमेशा अनसुना कर देती थी। तो इस बात से बहुत से नेता जो राष्ट्रीय कांग्रेस में थे वो खफा हो गए थे। वो ये चीज़ अच्छी नहीं मान रहे थे कि हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमें रिक्वेस्ट की मोड में नहीं, अब हमें उनसे अपना हक छीनना पड़ेगा। तो इसमें मेन जो लीडर्स थे वो थे लाल, बाल और पाल। अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस की राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो ये हो गए, देखो, लाल, बाल और ये पाल। तो ये इनके तीनों के जो हैं पूरे पूरे नाम है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, यानी कि जो रिक्वेस्टिंग मोड में अंग्रेजों से अपना अधिकार मांगते थे उन लोगों की ये आलोचना करते थे। और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर देते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। एक्चुअली ये तीनों जो नेता थे ये बहुत एग्रेसिव थे और ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स से मांग क्यों रहे हैं, हम उनसे छीन क्यों नहीं लेते अपने अधिकार। बंगाल का बंटवारा, वायसरॉय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है बच्चों, सबको याद रखनी है ये, ठीक है। ये जीके में भी बार बार इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं कि किसके टाइम में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा बंगाल के अंदर ही सम्मिलित था, यानी कि उसी का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजों अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया था। और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर देखो, ये वेस्ट बंगाल है। तो इस वेस्ट बंगाल को इन्होंने अलग कर दिया था और ये पूर्वी बंगाल हो गया था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया था। और इस पश्चिम बंगाल में पहले बिहार और उड़ीसा के बहुत सारा क्षेत्र आता था। तो ये पूरा बंगाल था इस तरीके से, ठीक है। तो इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो ये हो गया पूरा वेस्ट बंगाल हो गया था ये पूरा। और ये जो था ये पूर्वी बंगाल हो गया था, जिसको हमें आसाम के साथ मिला दिया था इन लोगों ने। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ये दो बंगाल के पार्ट हो गए थे। तो ये 1905 में डिवीज़न कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का। और ये है फोटो लाल, बाल और पाल की। ये लाला लाजपत राय जी हैं, ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं और ये है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बेसिकली ये जो बंटवारा किया गया था इसकी मेन मंशा ये थी अंग्रेजों के अंदर कि हम ये जो बंगाल में उठ रहे बार बार जो आंदोलन है ना कि हमें आज़ाद करो, हमें अपना शासन चाहिए, आप यहाँ से जाओ ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेजों को चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं। तो ये जो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाए, यानी कि इन आंदोलनों को रोका जाए। तो कैसे करेंगे ये, रोकेंगे? तो जब इन्होंने जब एरिया डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब ये था कि अब वो बंगाल के वासी रहे नहीं, ठीक है। तो जब वो बंगाल के वासी रहे नहीं तो फिर बंगाल में क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो इसलिए एरिया डिवाइड कर दिया गया कि ये तो जी पूर्वी बंगाल है, इसको हमने आसाम बना दिया, उसको हमने पश्चिम बंगाल बना दिया। अब पश्चिम बंगाल हमारा मेन बंगाल है, हम उसके अंदर ही जो है उसको राजधानी इंडिया की बना के रखेंगे। पहले इंडिया की राजधानी बंगाल थी, ठीक है। आफ्टर 1911 हमारी देश की राजधानी जो थी वो दिल्ली बनी थी। जॉर्ज पंचम आए थे
और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी 1911 में कि दिल्ली हमारी राजधानी है। नेक्स्ट हो गया स्वदेशी आंदोलन। अब क्या हुआ कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो सभी नेता जो थे उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया था और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। स्वदेशी का मतलब ये होता है कि अपनी बनाई हुई चीज़ यानी कि भारतीय चीज़ों का उपयोग करना और विदेशी माल को जलाना। तो विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तन कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया। जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यम यानी कि स्वदेशी जो उद्योग थे, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग के बढ़ावा दिया गया। तो कुल मिला के भारतीय भाषा को और राष्ट्रीय शिक्षा को और जितने भी हमारे देश में बने हुए कपड़े या देश के उद्योग थे उनको बढ़ावा दिए जाने की बात की गई थी इसके अंदर। और साथ में यह आंदोलन बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, परंतु इसकी अन्य इलाकों में भी इसकी गूंज दिखाई दी थी। और आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि वंदे मातरम आंदोलन किसे बोला जाता है। ऑप्शन में 4 दिए होंगे, तो यहाँ पर उसमें से एक ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन भी होगा, तो उस पर आपको टिक करना है स्वदेशी पे, ठीक है। इस तरीके से तो नाम से जाना जाता है। और इसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। तो ये जो अब लोग जो थे ना, कुल मिला के ब्रिटिश जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे उनके प्रति हिंसा का भाव भी अपनाने लग गए थे। वो चाहते थे कि बस हमें जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले, चाहे कैसे भी मिले। अगर ये रिक्वेस्ट से नहीं मान रहे तो हम इनके ऊपर वायलेंस करेंगे, इनके ऊपर हिंसा का प्रयोग करना भी वो उचित समझ रहे थे, अब नेता भी और साथ में जनता भी। क्योंकि जनता की बात ये अंग्रेज ऑफिसर सुन ही नहीं रहे थे। वो जहाँ मन किया वहाँ बंगाल विभाजन कर दिया, जहाँ मन किया वो नया राज्य बना दिया। तो इस तरीके से वो जनता की बातों को ना सुनकर उनके ऊपर अपना मनमाना राज कर रहे थे, तो लोग परेशान हो गए थे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ये सारी आपको याद करनी है। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 में कांग्रेस मध्यम वर्गीय अमूल परिवर्तनवादी 2 धड़ों में विभाजित हो गई। कुल मिला के 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक बन गया था नरमपंथ और एक हो गया था गरमपंथ। नरमपंथी वाले रिक्वेस्ट करते थे और गरमपंथी वाले बोलते थे कि हम वायलेंस करेंगे, ठीक है, वायलेंस मतलब हिंसा करेंगे और तब अपनी बातें मनवाएंगे। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की व्यवस्था। तो यहाँ पर 1909 में जो उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे उनसे ये बात की गई थी कि हमें जो है अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाए, खासकर मुसलमानों को। तो इसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बोला गया था, जो कि 1930 में इसे मान लिया गया था। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हो गई थी। मतलब देखो 1907 में ये टूटी और 1915 में दोबारा एक हो गई थी कांग्रेस। और 1916 में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता हो गया था। तो यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी 1916 में, अगले साल। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही हमारा आंसर है कि 1890 के दशक में बहुत सारे लोग ये उनकी एक्चुअली रिक्वेस्ट की नीति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर इतना बड़ा आंसर है इसका, ये 4 लाइनें आएंगी फर्स्ट के आंसर में, ठीक है। तो वो ये चाहते थे कि निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है इसका, ये 3 लाइन होगा, ठीक है, इतना लिख लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी। तो अंग्रेजों की वास्तविक मंशा, ये जो डार्क कलर में लिखा हुआ है ना, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो ये जो है ये सेकंड का आंसर है, इतना, ये 1 लाइन का। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। विशाल जनसभाओं का
आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो ये वाला, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य नारों को संकलित कीजिए और उन नारों की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित लिखिए, कोई नारा बनाइए कुल मिला के। तो उसमें से एक नारा आप ये लिख सकते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस। तो ये इनका एक बहुत फेमस नारा था। ऐसा ही एक नारा आपको भी बनाना है, तो आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा। जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, और कुछ फेमस ऐसे नारे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या वंदे मातरम। ये सारे जितने भी नारे थे, भारत छोड़ो गांधी जी द्वारा दिया गया था 1942 में। तो ये सारे नारे जो हैं, आप भी इस तरीके का कोई नारा बना सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। ये एक्चुअली आपको बनाने के लिए दिया गया है, तो आप ही अपनी तरफ से बनाएंगे 4th वाले में आंसर। बाकी मैंने आपको ये हिंट दे दिया है कि इसमें लिखा हुआ है ना कि एक नारा, 1-2 नारे आप लिख लेना। तो एक तो ये वाले लिख लेना, बाकी भारत छोड़ो लिख लेना, भारत छोड़ो, या करो या मरो, करो या मरो। ये किसने दिया था? ये दोनों नारे जो थे ये गांधी जी ने दिए थे। ये भी लिख लेना, ठीक है। तो ये 2 नारे लिख लेना, और बाकी तीसरा नारा जो है वो आपको खुद बनाना है, तो बना लीजिएगा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।